आप इकोनॉमी के सेशन को अटेंड कर रहे हैं? जी हां, वैश्विक बैंक का एक अन्य नाम है। तो यहां पर वैश्विक बैंक का मतलब है वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक बेसिकली स्थापित कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना आपकी हुई 27 दिसंबर 1945 को। और ये है क्या? विश्व बैंक क्या है? सारे देश के पास अपनी अपनी बैंकें थी, तो विश्व बैंक की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, कारण क्या रहा? कारण विश्व बैंक की स्थापना का रहा कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 के मध्य जो युद्ध हुआ, इसमें दुनिया के बहुत से देश नष्ट हो गए, बहुत से देश आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गए और बहुत से देश अविकसित अवस्था में जो थे और पिछड़ गए। तो यहां पर 1944 में एक सम्मेलन बुलाया गया अमेरिका के शहर ब्रेटन वुड्स में, और इस सम्मेलन में दो योजनाएं काम की। एक को आप कहते हैं व्हाइट प्लान और दूसरी है कीन्स योजना। कौन सी? कीन्स योजना। इन दोनों योजनाओं के परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था बनी जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। इस संस्था की स्थापना की गई 27 दिसंबर 1945 को, लेकिन इसने काम करना शुरू किया 25 जून 1946 से। कब से? 25 जून 1946 से इसने काम करना शुरू किया। वर्तमान समय की बात करें, इसमें 189 सदस्य हैं। कितने? 189 सदस्य देश हैं और दुनिया के बड़े संगठनों में से एक है। इसी के साथ एक और संस्था स्थापित करने की बात की गई थी जिसका नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसकी भी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई, लेकिन उसने कार्य करना शुरू किया 1947 से। तो विश्व बैंक को एक अन्य नाम अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये है इसका पूरा नाम। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपका दूसरा सवाल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? तो भारत में अगर बैंकिंग या टैक्सेशन की बात करें तो इसमें सबसे आगे आपका उद्योग क्षेत्र रहा है। निगम कर सबसे अधिक मात्रा में आता है, तो सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र कर का भुगतान करता है। क्लियर? तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। ये रहा अगला सवाल, वर्गीज कुरियन किससे संबंध है? वर्गीज कुरियन का संबंध किससे? तो ये उसी वर्गीज कुरियन की बात हो रही है जिन्हें 1963 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक, और उसके बाद इन्हें भारत सरकार के सर्वोच्च सम्मानों में से पद्म विभूषण दिया गया 1999 में। कब? 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। और इस सम्मानों के पीछे जो वजह रही वो रही श्वेत क्रांति। तो ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया, 3 चरणों में चलाया। जो शुरुआत होती है उसकी 1970 से, तो 1970 से इस श्वेत क्रांति या जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई। और इसका केंद्र इन्होंने बनाया गुजरात के खेड़ा जिले के आनंद नामक स्थल पर। वहां एक डेयरी स्थापित की जो दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी के रूप में फेमस रही। जी हां, अमूल की बात हो रही है। तो वर्गीज कुरियन संबंधित है आपकी श्वेत क्रांति से। क्लियर? मुझे पूरा भरोसा है कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग सही किए हैं। यस, नील और श्वेत क्रांति किससे संबंध है? नीली और श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति तो हमने पहले ही बता दिया कि श्वेत क्रांति आपकी किससे है? दुग्ध उत्पादन से। तो उसमें और क्रांतियां थी जिसमें एक नीली क्रांति थी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। किससे? मत्स्य उत्पादन से। तो मत्स्य उद्योग और खाद्य तेल बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। यहां पर मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग की बात हो रही है। तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्लियर? अगला सवाल आपका ये रहा, लघु उद्योग के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश की ऊपरी या उच्चतम सीमा वर्तमान में कितनी धनराशि की गई है? तो जब आप निर्माण उद्योग की बात करते हैं जहां पर संयंत्र और मशीनरी की जरूरत पड़ती है तो इसको
4 प्रकार के उद्योगों में भारत में डिवाइड किया गया है। एक कहलाता है सूक्ष्म उद्योग। तो सूक्ष्म उद्योग उनको कहते हैं जिनमें कुल निवेश की सीमा 25 लाख या इससे कम होती है। ठीक, 25 लाख या इससे कम। दूसरी आपकी है लघु उद्योग, ठीक, मीडियम इंडस्ट्री, जिसकी सीमा 25 लाख से अधिक होती है लेकिन 5 करोड़ से कम। कितनी? 5 करोड़ से कम। ठीक, और तीसरी है मध्यम आप उन उद्योगों को कहते हैं जो 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच लागत लगाते हैं, और बृहद उन उद्योगों को कहा जाता है जिनकी लागत 10 करोड़ से अधिक होती है। इस विकल्प के हिसाब से देखें 35 लाख, 45 लाख, 60 लाख और 1 करोड़। बात कह रहा है ऊपरी सीमा, तो ऊपरी सीमा इस विकल्प के हिसाब से 1 करोड़ होगा, जबकि वास्तविक लघु विकल्प उद्योग की ऊपरी सीमा कितनी है? 5 करोड़ है। कितनी है? 5 करोड़, लेकिन विकल्प के हिसाब से 1 करोड़ इसकी उच्चतम सीमा है। क्लियर? यस, ये रहा आपका अगला सवाल। अर्थशास्त्र में संतुलन का अर्थ है, अर्थशास्त्र में संतुलन का अर्थ है पाप हो जाना। इनडायरेक्ट समझ लीजिए। ठीक, कारण कि संतुलन का मतलब होता है ना भाई 100 रुपया कमाया हमने और 100 रुपया खर्च किया, तो ना तो मेरे पास कोई प्लस है और ना मेरे पास कोई माइनस है। बेसिकली आपके जीवन की निष्क्रिय, कैसी? निष्क्रिय और गतिहीन अवस्था है। ये कैसी है? गतिहीन अवस्था है। तो निष्क्रिय और गतिहीन अवस्था है, बिल्कुल ये ऐसी अवस्था है जब अर्थव्यवस्था एकदम शून्य की तरफ होती है, और इसको आप कह सकते हैं क्या? इसको आप कह सकते हैं क्या? छठा क्वेश्चन है आपका, यह आपका निष्क्रिय गतिहीन है, तो बराबर हुआ बराबर शेष। ठीक, बराबर घाटा नहीं है या बराबर अधिशेष नहीं है। घाटा का मतलब कमी, अधिशेष का मतलब आधिक्य। तो ना तो अधिक है ना कम है, क्या है? बराबर शेष है, ना कम ना ज्यादा। क्लियर? ये रहा आपका 7वां सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की अवधारणा पहले शुरू की गई थी। जी हां, बात करें SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, तो बात अवधारणा शुरू करने की है। तो अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले भारत में डेवलप हुआ, और वह वर्ष था 1950। 1950 में पहली बार SEZ जैसी संस्था की चर्चा भारत में की गई, लेकिन भारत ने स्थापित नहीं किया कोई भी SEZ। दुनिया में सबसे पहले 1970 में SEZ स्थापित करने वाला देश बन गया चीन। तो यहां पर बात की गई है अवधारणा की, तो अवधारणा कहां की सबसे पुरानी है? भारत की। अगर अवधारणा की जगह पर यहां स्थापना दे देता तो स्थापना की गई चीन में। क्लियर? स्थापना अलग है, अवधारणा अलग है। क्लियर? यस, ये रहा आपका 8वां सवाल। भारत में प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन कौन सी हैं? वाणिज्यिक फसलें मतलब व्यापारिक फसलों की बात हो रही है। व्यापारिक फसलें वो फसलें कहलाती हैं जिनको बाजार में खड़ी फसल के तौर पर बेचा जा सकता है, या इन्हें जो खेत से बेचा जा सकता है। तो कपास, दालें, जूट और तिलहन, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, चाय, रबर, तंबाकू और जूट, आलू, चाय, तंबाकू और कपास। ये आपकी 4 स्लाइड में फसलें दी गई हैं। तो यहां पर आपकी दालें जो है ये खेत से नहीं बेचे जा सकती। अरहर का पेड़ नहीं बिकता, अरहर का पेड़ से दाल निकाल के तब बेची जाती है। ठीक, जूट और तिलहन के साथ भी वही स्थिति है। तो तिलहन और दालें ये नगद फसल नहीं है, या वाणिज्यिक या व्यापारिक फसल नहीं है। ठीक, यहां पर कपास, तिलहन, जूट, गन्ना, यहां भी मामला कुछ गड़बड़ दिख रहा है। तो बिल्कुल, लेकिन तिलहन को आप वाणिज्यिक व्यापारिक फसल कह सकते हैं। चाय, रबर, तंबाकू और जूट, चाय, रबर, तंबाकू और जूट, तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। ये सारी की सारी क्या हैं? व्यापारिक फसल हैं। तिलहन भी आपकी व्यापारिक फसल में आएगी। ठीक, तो आपका राइट आंसर होगा कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, वस्तु के मूल्य में
अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होना, इसे कौन सी मांग कहा जाता है? वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होना, तो मूल्य और मांग के मध्य कैसा संबंध होता है, इसे आप जान लीजिए। मूल्य बढ़ती है तो मांग घटती है, मतलब संबंध कैसा होगा? यह सापेक्ष संबंध नहीं बल्कि विपरीत संबंध होगा। तो इनके मध्य कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है, निरपेक्ष संबंध होता है। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि मूल्य अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता। जैसे माचिस का मूल्य कितना भी बढ़ जाए, इसकी मांग में परिवर्तन नहीं होगा। नमक के मूल्य में कितनी भी वृद्धि हो जाए, इसकी मांग में परिवर्तन नहीं होगा। कुछ ऐसी स्थायी वस्तुएं हैं जिनका मूल्य बढ़ने पर भी मांग नहीं बढ़ती, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जिन वस्तुओं का स्थानापन्न उपलब्ध है, जैसे चीनी का दाम बढ़े तो गुड़ की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, चीनी का दाम घट जाएगा, गुड़ का दाम बढ़ने लगेगा। क्लियर? तो जब स्थिति ऐसी हो कि कितना भी मूल्य बढ़े लेकिन मांग में कोई परिवर्तन ना आए, तो उसे कहा जाता है पूर्णतः बेलोचदार मांग। और अगर जरा सा मूल्य बढ़ने पर ढेर सारी मांग घट जाए, अत्यधिक लोचदार मांग। ठीक, तो बेलोचदार मांग उसे कहेंगे कि मांग मूल्य में एक सीमा से अधिक वृद्धि होने पर ही स्थानापन्न वस्तुओं की तरफ लोग भागते हैं। बेलोचदार, लोचदार, मांग बढ़ी, मूल्य जो है मूल्य बढ़ा, मांग गिर गई तुरंत। ठीक, तो ये रहा आपका अगला और अंतिम सवाल। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होता है? मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? मनी इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा अधिक होना। तो अगर बाजार में मुद्रा की मात्रा अधिक है, मुद्रा की मात्रा अधिक है, तो इसे आप क्या कहेंगे? मुद्रास्फीति कहते हैं। तो जब बाजार में मुद्रा की मात्रा अधिक हो तो ऐसी स्थिति मुद्रास्फीति जब कहलाती है। तो क्या ऐसा किया जाए कि बाजार से मुद्रा कम हो जाए? अगर बाजार से मुद्रा कम करना है तो कर अगर ज्यादा लगा दें, कर की दरों में वृद्धि कर दें, तो बाजार में जो मुद्रा है वो उठ करके कहां चली आएगी? सरकार के पास चली आएगी। तो सदैव कर के दरों में वृद्धि के करने से मनी इन्फ्लेशन में कमी आती है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये रहा आज के सेशन का 10वां सवाल और आखिरी सवाल है। मैंने एक बार फिर क्वेश्चन घटाए हैं, लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोगों के मेरे पास इंडिविजुअल मैसेज थे कि सर क्वेश्चन को कम करिए, और थोड़ा सा इकोनॉमी का सेशन होता है, इस प्रकार के सवाल होते हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम भर पाते हैं। लेकिन